अब आप चुप क्यों हो भाभी? आखिर ये सामान आप किसे दे रही हो? अब आप बताओगी या मैं सबको बुला कर लाऊं? अरे तुम गलत समझ रही हो सिया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए भाभी, मैंने आपसे जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। अब मुझे गलत समझना है या सही समझना है, ये तो आप मुझ पर ही छोड़ दो। देखो सिया, मैं तो कल सुबह इनमें से ही कुछ बनाने वाली थी, लेकिन इन सब में फंगस लग गया था। शायद तुमने ध्यान से नहीं लिया होगा, इसलिए हमारे पास में जो बस्ती है ना, मैंने ये सामान उन्हीं लोगों को दे दिया। अब हम लोग तो ये फंगस वाला खाना नहीं खाने वाले थे ना, लेकिन वो लोग खा लेते हैं। अब वो तो गरीब है ना, तो चल जाता है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि कोई चीज अगर हमारे काम नहीं आएगी तो वो किसी के भी काम नहीं आएगी। नहीं भाभी, मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। अरे जब मैंने सुपरमार्केट से सामान लिया था तब तो सब एकदम ठीक था, कोई सामान खराब नहीं था। और अभी तो पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है, तो फिर उन सब में फंगस कैसे लग सकता है? मुझे पता ही था कि तुम मेरी बातों को मानोगी ही नहीं, पर मैं क्या कोई पागल हूँ क्या, जो इतनी महंगी सब्जियां किसी को भी बिना बात के दे दूं? अभी तो मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आगे से ऐसा अगर कुछ होगा ना तो मैं खुद तुम्हें आकर दिखा दूंगी। अरे पैकेट वाली सब्जियां तो पड़े पड़े खराब हो जाती हैं, इसीलिए कहती हूँ ये सुपरमार्केट जाकर सब्जी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बाजार से ही सस्ती सब्जियां देख परख कर ले सकते हैं। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे माँ, मौसी की बेटी की शादी है ना, तो उसके लिए आपने कुछ पैसे मांगे थे, ये लीजिए। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा के पैसे भी दे रहा हूँ। आपको भी तो अपने लिए कपड़े लेने होंगे ना? हाँ बेटा, और मैं तो तेरे पास आने ही वाली थी, क्योंकि अब शादी को बहुत ही कम दिन बचे हैं। हाँ माँ, याद है मुझे। और नेहा, ये लो 10,000 रुपए। तुम भी तो माँ के साथ शादी में जाओगी ना, तो तुम भी अपने लिए कोई अच्छी सी और महंगी साड़ी ले लेना। फिर 2 दिनों के बाद नेहा शॉपिंग करके घर लौटती है। चलो अच्छा हुआ जो आखिरकार तुमने अपने लिए भी कुछ ले लिया। हाँ पापा, अब शादी में जाना है तो पुरानी साड़ी थोड़ी ना पहन कर जा सकती हूँ मैं, इसीलिए मैंने भी एक नई साड़ी ले ली। लेकिन नेहा, इस साड़ी का कपड़ा तो कुछ खास नहीं लग रहा, और दिखने में भी एकदम ये सादी सी लग रही है। तो फिर तुमने ये साड़ी क्यों ले ली? अरे अगर पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझे बता देती ना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा देता। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो मुझे पूरे 10,000 रुपए दिए थे, और ये कोई कम पैसे है क्या? और रही बात इस साड़ी की, तो ये तो बस 1,000 रुपए की साड़ी है। अरे नहीं नेहा, तुम शादी के लिए कोई और साड़ी ले लेती ना। अरे नहीं बाबा, अब ये तो ले ली है ना, तो फिर दूसरी साड़ी लेने की क्या जरूरत है? अरे यार, तुम हर चीज इतनी सस्ती क्यों लेती हो? और मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए थे ना, तो कुछ महंगा और अच्छा ही ले लेती, जो दिखने में भी अच्छा लगता और काफी लंबा भी चलता। लेकिन मुझे तो यही साड़ी सबसे अच्छी लगी, बाकी तो मुझे कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ये ले लिया। अच्छा, बचे हुए पैसे मेरे पर्स में हैं, वो आप ले लेना। तब तक मैं ये सामान अलमारी में रख देती हूँ। रहने दो नेहा, वो पैसे तुम ही रख लो, और तुम्हें जब भी कोई जरूरत होगी तब उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर देना। इस तरह से नेहा हर चीज में पैसे बचाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सुधा एक आदमी को घर लेकर आती है। देख लीजिए भैया, घर तो काफी बड़ा है। कुछ दिनों बाद गुड़ी पड़वा भी आने वाला है, लेकिन इस बार हम पेंट नहीं करवा रहे, तो आप पूरे घर के कोने कोने को अच्छे से साफ कर देना। अरे मैडम जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे आप तो हर बार मुझे सफाई के लिए बुलाती हो ना, तो आज तक कभी मैंने आपको शिकायत का कोई मौका दिया है क्या? नहीं ना, तो आगे भी नहीं दूंगा। वो तो है भैया, पर एक बार बताना तो मेरा भी फर्ज बनता है ना। तभी वहां पर नेहा आती है। ये कौन है माँ जी? अरे ये सफाई वाला है बहू, अब गुड़ी पड़वा आ रहा है ना,
और हमारा घर भी कितना बड़ा है, और त्योहार के समय तो कितना काम रहता है। तो ये भैया पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। उसी बहाने इनकी भी कुछ कमाई हो जाएगी और हमारा भी काम हल्का हो जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं हूं ना घर पर, तो मेरे होते हुए आप किसी और साफ सफाई वाले को क्यों बुला रही हो? मैं सारा काम कर दूंगी। अरे नहीं बहू, तू इतनी परेशानी क्यों ले रही है? ये भैया तो हर साल आते हैं, तो इन्हें ही करने दे साफ सफाई। अरे नहीं माँ जी, इससे पहले तो मैं यहाँ पर नहीं थी ना, तो जो करना था वो तो आपने कर लिया। लेकिन अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो इस घर की सफाई तो मैं ही करूंगी। और भैया, आप यहाँ से जा सकते हो। फिर नेहा अकेले ही पूरे घर की सफाई करने लगती है। ये तू क्या कर रही है बहू? जरा अपनी हालत तो देख, इतनी थकी हुई लग रही है तू। देख बहू, अब भी कोई देर नहीं हुई, मैं भैया को बुला देती हूँ। अरे माँ जी, ये थकावट तो बस 2 दिन की है, लेकिन 1 हफ्ते में सारा काम हो जाएगा। लेकिन आप देखना, मैं ये सारी सफाई एकदम चुटकियों में कर दूंगी। फिर उसके बाद ही मैं आराम करूंगी, और आप मेरी चिंता मत कीजिए। अपनी आगे नेहा किसी की भी नहीं सुनती। फिर कुछ दिनों के बाद जब रात के समय सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं, तभी चलो ना नेहा, आज हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लेकिन कितना लेट हो गया है, पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे? लेकिन सबको बताने की क्या जरूरत है, और घर के सारे लोग तो सो गए हैं। इसलिए तुम तो बस मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। अच्छा बाबा ठीक है, पर हम मंडी वाली सड़क से जाएंगे। वहां का रास्ता पूरा खाली होता है ना, इसीलिए हमें वहां पर कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी। वो दोनों पति पत्नी लॉन्ग ड्राइव का आनंद ले रहे होते हैं, और तभी अरे अर्जुन, जरा गाड़ी रोको ना। क्यों नेहा, क्या हुआ? अरे मंडी आ गई है ना, तो रात के इस समय सब्जियां भी मिल जाएगी, और इनका दाम भी बहुत कम होगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो नेहा? हम लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं, और तुम्हें यहाँ पर भी सब्जी लेने की पड़ी है। और अब तो जो सब्जियां होगी वो बची कुची होगी, कोई ताजा माल नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है अर्जुन, जो कोई भी बची कुची सब्जियां होंगी ना, वो हमें बहुत ही कम दाम में मिलेगी। और हम सब्जी बिना देखे थोड़ी ना लेने वाले हैं, वो सब्जियां भी हम छाट कर ही लेंगे ना। नहीं नेहा, मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकने वाला। ये क्या है अर्जुन जी? एक तो आप जबरदस्ती मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर आए हो, और अब जब मैं अपनी पसंद का कुछ लेना चाहती हूँ, तो आप हो कि उसमें भी मना कर रहे हो। तुम तो सच में बहुत जिद्दी हो नेहा। मुझसे ही गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आने का प्लान बनाया। फिर सब्जियां लेकर वो दोनों घर आते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब नेहा सबको खाना परोसती है, तभी अरे बहू, मेरा सलाद किधर है? जल्दी लेकर आओ ना। नहीं पापा जी, आज तो आपको खाना बिना सलाद के ही खाना पड़ेगा। लेकिन क्यों बहू, तुझे सलाद लाने में क्या परेशानी हो गई? वो क्या है ना मम्मी जी, ककड़ी गाजर काफी ज्यादा महंगा हो गया है, इसलिए आप कुछ महीनों के लिए रुक जाओ। फिर उसके बाद तो ये सस्ता हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप खा सकते हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जिस हिसाब से तू बचत कर रही है, उस हिसाब से मैं तेरी तारीफ करूं, या इस बुढ़ापे में भी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, उसके लिए मैं रोना शुरू करूं। फिर कुछ दिनों के बाद सिया अपनी भाभी के साथ मॉल जाती है। आपको पता है भाभी, ये हमारे शहर का सबसे अच्छा मॉल है, और ये तो मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर है ना, तो कुछ ही दिनों में मेरा फेयरवेल भी होगा, तो उसके लिए मुझे एक अच्छी ड्रेस लेनी है। ठीक है सिया, तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो। फिर काफी ढूंढने के बाद सिया को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। ये देखो भाभी, ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना, और ऊपर से ये सेल में भी है। और अब तो मैंने फाइनल ही कर दिया है कि फेयरवेल में तो मैं यही ड्रेस पहनकर जाऊंगी। अरे नहीं सिया, ये ड्रेस तो 20,000 की है। बस एक दिन अच्छा दिखने के लिए तुम इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती।
एक काम करो, हम किसी दूसरे शॉप में चलते हैं और वहां पर कुछ सस्ता सा ही देख लो। भाभी, आप इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? आसपास के लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे बाबा, आसपास के लोगों से हमें क्या करना है? मैंने तो तुम्हें फाइनल कह दिया है कि ये ड्रेस तुम नहीं ले रही। अरे 20,000 में तो तुम सोने की बालियां बनवा लो जो तुम्हारे बुढ़ापे तक चलेगी, लेकिन ये ड्रेस तो मैं तुम्हें लेने ही नहीं दूंगी। नेहा के इस बर्ताव से सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर चली आती है। आपको पता है माँ जी, ये सिया तो अपने फेयरवेल के लिए 20,000 का ड्रेस ले रही थी। वो तो अच्छा हुआ जो मैं वहां पर थी, इसलिए मैंने तो उसे वो ड्रेस लेने ही नहीं दिया। शट अप भाभी। अरे मुझे उस बात का अफसोस है ही नहीं कि मुझे आपने वो ड्रेस नहीं लेने दिया, बल्कि अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मेरा उस मॉल में तमाशा बना दिया। अरे ये बात तो आप मुझसे शांति से भी कर सकती थी ना। पर मैंने ऐसा गलत क्या बोला तुम्हें? देखो, तुम अपने फेयरवेल के लिए कोई सस्ती सी ही साड़ी ले लो ना। एक ही तो दिन की बात है, और उस एक दिन के लिए पूरे 20,000 खर्च करना तुम्हें गलत नहीं लगता क्या? हाँ सिया बेटा, पहली बार नेहा की बात मुझे सही लग रही है। पर नेहा बहू, तुझे भी आसपास का माहौल देखकर कुछ बोलना चाहिए था ना। वैसे भी हम सब तो तेरे ही इशारे पर चल रहे हैं ना। तो तू अगर सिया को प्यार से समझा देती तो वो तेरी बात मान ही लेती ना। भाभी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि वो तो बस अपनी ही मनमानी करती है और वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। बल्कि गलत तो हमेशा हम ही रहते हैं, और उन्हें आप समझा भी क्यों रही हो? सस्ती सब्जियों की तरह उन्हें बाकी की चीजें भी सस्ती ही अच्छी लगती हैं। फिर एक दिन सुधा और मोहन दोनों बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। ये ले बहू, आज हम तेरे लिए सब्जियां लेकर आए हैं, वो भी बाजार से। लेकिन इतनी महंगी सब्जियां लेने की क्या जरूरत थी पापा जी? इससे अच्छा तो मैं लेकर आती ना। अरे तू पहले पूरी बात सुन तो लिया कर बहू। मुंह खोला नहीं कि जवाब देने के लिए खड़ी रहती है तू। अरे ये सब्जियां तो हमें सस्ते दाम पर ही मिली है, इसीलिए हम इसे लेकर आए हैं। और हमें भी पता है कि तुझे सस्ता सामान ही अच्छा लगता है, तो हम इस घर में महंगी सब्जी कैसे ला सकते हैं भला? फिर नेहा उन सब्जियों को लेकर रसोई में जाती है। अच्छा हुआ जो हमने बहू से झूठ बोल दिया कि ये सब्जियां हमें सस्ती मिली है, वरना बहू तो आज भी कोई सस्ती ही सब्जी बना देती। लेकिन रसोई में खड़ी नेहा उन दोनों की ये बातें सुन लेती है। मुझे तो पहले से ही पता था कि माची और पापा जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो मुझसे झूठ बोल दिया, लेकिन इन सब्जी और फल में लगा स्टिकर मुझे बता रहा है कि ये सब्जियां तो मॉल से आई है। मुझे तो वो भी दिखाई देता है जो ये लोग मुझसे छुपाते रहते हैं। लेकिन इन सबको भी मैं सस्ता खाना खाने की आदत डालकर ही रहूंगी। वक्त का तो कोई भरोसा नहीं कि कब कैसे पलट जाए। नेहा के सस्ते खाने के कारण घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर एक सुबह जब नेहा सबको नाश्ता परोसती है, तभी अरे ये क्या है बहू, तूने तो रात की बची हुई रोटी को तेल लगाकर सेक दिया और अब हमें खाने में वही दे रही है। हाँ माँ जी, अब बचा हुआ खाना तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। बस बहू, अरे अब तक हमने कुछ भी नहीं कहा, पर अब बहुत हो गया। अब से हम में से कोई भी तेरे हाथ का बना हुआ सस्ता खाना नहीं खाएगा, और आज के बाद तो तू रसोई में जाएगी ही नहीं। तू तो बस बाहर के ही काम करेगी और रसोई का काम मैं संभालूंगी। फिर उस दिन सुधा बाजार जाकर काफी अच्छी और क्वालिटी वाली सब्जी लेकर आती है। चलो अच्छा है, पूरी रसोई का राशन आज ही लेकर आई हूं मैं, और अब तो मैं सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। फिर सुधा वो सारा सामान रसोई में रख देती है। माफ करना माँ जी, पर आप सबको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। सस्ते खाने में 100 कमियां निकाल देते हो, लेकिन वो खाना बुरा थोड़ी ना होता है। और आपकी इस गैर मौजूदगी में मैं आपका लाया हुआ सारा सामान बदल रही हूँ। और भगवान जी, अपने ही परिवार के साथ ऐसा करने के लिए मुझे माफ करना। नेहा की हेर फेर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता।
फिर कुछ दिनों के बाद सुधा के पास उसकी पड़ोसन लता आती है। अरे तेरे घर में ये क्या चल रहा है सुधा? अब तक तो मैं चुप रही, पर अब और नहीं। अरे तुम्हारी बहू क्या पागल हो गई है क्या? तुम लोग इतनी अच्छे अच्छे क्वालिटी का महंगा सामान लाते हो। काजू बादाम दाल बासमती चावल राजमा छोले और बहुत कुछ होता है, पर तुम्हारी बहू तो ये सारा सामान किराने वाले को वापस बेच रही है, वो भी कम पैसों में। अरे आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर वो इन पैसों का क्या करती है? ये तो क्या कह रही है लता? तू नेहा की बात कर रही है? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जल्दी से सो जा, इसे देर रात तक जागना सही नहीं है बच्चे के लिए। जी जी पापा जी। बत्ती जलती हुई दिखी, इसीलिए मैं चला आया यहाँ पर। चलो, शुभ रात्रि। ठीक है पापा जी, शुभ रात्रि। भानु वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। पापा जी ने तो मुझे बिना तकिया लगाए हुए देखा था, तो फिर कुछ कहा कैसे नहीं? ओफो, अब समझी मैं। पापा जी ने चश्मा ही नहीं लगाया था, इसीलिए उन्हें सब धुंधला धुंधला दिखा होगा, वरना वो अगर चश्मा लगाकर आए होते तो आज तो मेरी झूठी प्रेगनेंसी का भांडा फूट ही जाता। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने तो आज भी मुझे बचा लिया। रीवा खुश होकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो पिछली रात हुए हादसे के बारे में समर को बताती है, तभी ये तुम क्या करती रहती हो रीवा? अगर पापा कल रात को चश्मा पहने हुए होते तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाते, वो भी तुम्हारी एक छोटी सी भूल के कारण। अरे हाँ बाबा, जानती हूं मैं, पर कुछ हुआ तो नहीं ना, इसीलिए अब इतना हाइपर मत हो। बात हाइपर होने की नहीं है रीवा, बात तो सावधानी बरतने की है। देखो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब से तुम अपने कमरे में भी पेट पर तकिया लगाए रखोगी। क्या? लेकिन समर, अकेले में तो मैं निकाल ही सकती हूँ ना, अब हमारे रूम में थोड़ी ना कोई देखने आने वाला है। नहीं रीवा, घड़ी का कोई भरोसा नहीं होता, अब से हमें हर प्रकार से चौकन्ना रहना होगा, समझी कि नहीं? और अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, लगा कर रखूंगी मैं तकिया, वो भी दिन के 24 घंटे। खुश? हाँ हाँ बहुत। ऐसे ही एक दिन, वाह यार समर, क्या कमाल का बर्गर है ये, इसे खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। थैंक यू सो मच यार, मेरे लिए इतनी भीड़ में खड़े रहकर तुम ये स्पेशल बर्गर लेकर आए। यू आर वेलकम रीवा। लेकिन बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुझे अब चौथा महीना चल रहा है और उसके बाद भी ना तो तुझे कोई कमजोरी हो रही है ना ही कोई उल्टियां हो रही है, तू तो एकदम मजे से खा पी पा रही है। हाँ माँ जी। तो अरे गर्भवती होने के बाद हर औरतों को दूसरे तीसरे महीने में बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो समर के टाइम पर तीसरे महीने में हर 2 दिन में कमजोरी हुआ करती थी और उल्टियां भी होती थी। अरे माँ जी, वो अरे माँ, आप जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन कमजोरी आना और उल्टी आना ये सब हर किसी के शरीर पर निर्भर होता है। अब रीवा पहले से ही काफी चुस्त और दुरुस्त है, इसीलिए इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। जी माँ जी, समर ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन अरे कावेरी, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ाती हो। अब बहू तंदुरुस्त है तो ये तो अच्छी बात है ना। भगवान करे कि बहू 90 महीने तक ऐसी ही तंदुरुस्त रहे और बच्चा भी सही सलामत पैदा हो। हाँ समर के पापा, मेरी भी यही मनोकामना है। हाँ तो शुभ शुभ बोलो ना, तुम्हारी जबान पहले से ही काली है। हाँ हाँ समझ गई, अब आप शुरू मत हो जाइए। फिर एक दिन जब रीवा का पार्टी करने का मन होता है, तब वो अकेली ही क्लब चली जाती है, जहां पर उसका भाई चिराग भी मौजूद होता है और वो उसे शराब पीते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो रीवा है, लेकिन वो यहाँ क्लब में क्या कर रही है? इस लड़की को जरा सी भी अकल नहीं है,
गर्भवती होने के बाद भी शराब पी रही है। फिर चिराग क्लब के उस भीड़ में फौरन रिवा के पास चला जाता है। रिवा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम। उतने में एक आदमी चिराग को गलती से धक्का मारता है, जिस कारण चिराग नीचे गिर जाता है और उतने में रिवा वहां से भाग जाती है। बाल बाल बच गई मैं तो, वरना आज भैया के सामने मेरा सच आ ही जाता। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रीवा अब फौरन घर चली जाती है। वही अब चिराग उठकर पूरे क्लब में रीवा को ढूंढता है। रीवा, रीवा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो मेरे सामने ही खड़ी थी, कहीं मुझे देखकर भाग तो नहीं गई? फिर चिराग बाहर आता है, लेकिन उसे रीवा वहां पर भी नहीं दिखाई देती। वो पक्का मुझे देखकर भाग गई होगी। अब वो रीवा को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती और घर जाकर चिराग ये सारी बातें मयूरी और लीला को बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है चिराग बेटा? ये रीवा पगला गई है क्या? गर्भवती होते हुए भी वो शराब पी रही थी। बाप रे, क्या बोलूं मैं इस लड़की को? लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है चिराग कि वो लड़की रीवा ही थी? हाँ मयूरी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो 100% रीवा ही थी यार। और वो अब मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। एक काम करो माँ, आप उसे कॉल करो, देखना वो आपका कॉल जरूर उठा लेगी। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ मैं फोन। फिर लीला रीवा को कॉल लगाती है तो वो अपनी माँ का कॉल फौरन उठा लेती है। ये सब तो क्या कर रही है बेटा? तेरे भाई ने अभी तुझे थोड़ी देर पहले किसी क्लब में देखा। अरे तो इस हालत में शराब क्यों पी रही थी? माँ, स्पीकर पर रखिए फोन। क्या? अरे माँ, मैं तो सुबह से कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ, तो भैया ने मुझे क्लब में कैसे देखा होगा? और मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो प्रेगनेंसी के दौरान क्लब जाकर शराब पीऊं। झूठ मत बोल रीवा, मैंने तुझे देखा था, लेकिन उतने में एक आदमी ने मुझे धक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। और मैं वापस जब उठा तो तुम वहां पर थे ही नहीं। तू तो मौका देखकर 9-2-11 हो गई, इसलिए ज्यादा चालाक मत बन। ओफो भैया, मैं कह रही हूं ना आपसे, मैं वहां पर नहीं थी। और अगर आपको इतना ही शक है तो आप समर से भी पूछ सकते हैं। मैं सुबह से घर पर हूँ, शायद आपने नशे में किसी और को देखा होगा और आप उसे मुझे समझ बैठे। नहीं रीवा, मैं इतने भी नशे नहीं करता। लेकिन भैया, अब आप ही बताइए, मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? अब सवाल मेरे बच्चे का है। मैं कह रही हूँ ना कि मैं क्लब में थी ही नहीं, और वो लड़की आप जिसे रीवा समझ रहे हो वो कोई और ही होगी, जो थोड़ी बहुत मेरी तरह दिखती होगी। कभी कभार गलत फहमियां हो जाती हैं। भाभी, आप ही समझाइए ना भैया को। हाँ चिराग, अब रीवा इतना कह रही है तो सच ही होगा ना। वो भला हमसे झूठ क्यों बोलेगी? रीवा बचकानी हरकतें करती है, लेकिन वो जरूरी समय पर समझदारी भी दिखाती है, और वो ऐसी हालत में शराब पीने की भूल कभी नहीं करेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रीवा, तू आराम कर, कोई टेंशन मत ले। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। इट्स ओके भैया। इस तरह से रीवा इस बार भी जैसे तैसे बच जाती है। माफ करना भैया, आज मुझे आपको गलत साबित करना पड़ा, जबकि आप सच्चे थे। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ भैया, मुझे ना चाहकर भी ये नाटक करना ही पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितने भी झूठ क्यों ना बोलने पड़े। कावेरी अब दिन रात काम कर करके थक जाती है। अरे माँ जी, आज शाम में चाय के साथ अगर ब्रेड पकोड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। ठीक है बहू, अभी बना देती हूँ। एक काम कीजिए माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं समर से कहकर इडली और मेदू वड़ा मंगवाती हूँ और वही खा लूंगी। आप खामखा दिक्कत मत लीजिए, पहले ही आज आपने बहुत सारा काम कर लिया है। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना भी काम नहीं किया है मैंने, और ना ही मैं कोई थकी हुई हूँ। सच कह रही हूँ। तू बेफिक्र रहे बेटा और बिंदास फरमाइशें कर।
मैं तेरी सारी फरमाइशें पूरी करूंगी। थैंक यू सो मच माँ जी। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, लेकिन अब क्या करें? अपने आने वाले पोता या पोती के लिए ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। खैर, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ बुढ़िया कि तू मेरे साथ सिर्फ 9 महीनों तक ही अच्छी बनकर रहेगी और उसके बाद फिर से अपनी औकात पे आकर मुझ पर हुक्म चलाएगी। इसीलिए इन 9 महीनों में मैं तुझसे इतने सारे काम करवाऊंगी कि तू इन सबको कर करके थक जाएगी। मैं तो चुन चुन के बदला लूंगी। ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद रीवा कुछ समय के लिए अपने मायके रहने चली जाती है। और तभी, ये देखो रीवा, आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। भंडारे जैसे कद्दू की खट्टी मिट्टी सब्जी और साथ में पूरियां बनाई है। अरे नहीं भाभी, दूर लेकर जाइए इसे। मुझे अभी खट्टा मीठा खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। क्या? ओ तेरी, ये मैंने क्या बोल दिया? प्रेगनेंसी में तो लड़कियों को खट्टा मीठा खाने की कितनी इच्छा होती है। सच में मैं तो एकदम बुद्धू हूँ। अरे रीवा बेटा, तेरे खाने पीने का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गर्भवती औरतों को तो ज्यादातर खट्टा ही पसंद आता है, लेकिन तू है कि खट्टा खाने से साफ साफ मना कर रही है। वही तो। अरे तुम्हारा चाल चलन और खाना पीना देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम पेट से हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। दरअसल मैंने अपने ससुराल में हद से ज्यादा ही खट्टा खा लिया था, इसलिए अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ भाभी कि ये खट्टा खाना मुझसे दूर लेकर जाइए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाभी, और सॉरी, आपने इतनी मेहनत से मेरे लिए ये सब बनाया और मैंने खाने से मना कर दिया। अरे बाबा, कोई बात नहीं, उसमें क्या सॉरी बोलना। हाँ बिटिया, तू नहीं खाएगी तो मैं खा लूंगी, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, पूरी के साथ मुझे थोड़ा श्रीखंड दे दीजिए। ठीक है रीवा, अभी देती हूँ। फिर रात में जब रीवा अपने कमरे में समर से फोन पर बात कर रही होती है, तभी, अरे हाँ बाबा, तुम फिक्र मत करो, नाटक एकदम सही से चल रहा है। हाँ, बाय। उतने में वहां पर दूध लेकर मयूरी आती है और वो उसकी बातें सुन लेती है। भाभी, आप यहाँ? मैं तो डर गई आपको देखकर। माफ करना रीवा, मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था। अरे क्या भाभी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, और आपको नॉक करके आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ही कमरा है। वैसे रीवा, तुम कौन सा नाटक कर रही हो? क्या नाटक? वैसे दूसरे की बातें तो सुननी नहीं चाहिए, पर मैंने गलती से सुन लिया। तुम नंदोई जी से किसी नाटक के बारे में बात कर रही थी ना? नाटक एकदम सही चल रहा है, ऐसे ही कुछ बोला था तुमने। अच्छा वो, हाँ, मैं उन्हें डांट लगा रही थी। देखो ना भाभी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। इसीलिए उन्हें कह रही थी कि एकदम सही नाटक चल रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो ये कह रही थी तुम? ये पति लोग भी ना ऐसे ही होते हैं। बीवी के बिना तो ये अपनी टाई भी नहीं बांध पाते। ना जाने कब सुधरेंगे ये लोग। वही तो। अच्छा ये लो, ये काजू बादाम वाला दूध बनाकर लाई हूं मैं, इसे पी लो, वरना बातों बातों में ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाभी, रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। रीवा को दूध देकर मयूरी वहां से चली जाती है। ना जाने कब खत्म होंगे ये 9 महीने। इस नाटक को करते करते मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। 24 घंटे बस झूठ पे झूठ बोलकर मैं पागल ही हो जाऊंगी। फिर अगली सुबह, और बेटा, बच्चा अभी हाथ पैर मारता है कि नहीं? हाँ माँ, बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है। कल ही उसने किक किया था और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और आज तो वो लगातार किक किए जा रहा है। क्या? सच में? अरे वाह, मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, वो। फिर लीला रीवा के पेट पर हाथ लगाने के लिए उसके पास आती है और रीवा अब बहुत घबरा जाती है। नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं?
अगर माँ ने हाथ लगा लिया तो वो समझ जाएगी कि मैंने पेट पर तकिया लगाया हुआ है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वाह, बहुत अच्छा काम कर रही है तू बहू। अरे मेरे पीठ पीछे तो मेरी बुराई कर रही है, वो भी सानिका से। वैसी बात नहीं है माँ जी, वो दरअसल। अरे बकवास बंद कर, नालायक औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? और तू भी सानिका, मंजू और लावण्या के बारे में कितना कुछ बोल रही थी तू। लानत है तुम जैसी बहुओं पर। माफ करना काकी, लेकिन यही बात आप जैसी सासों पर भी लागू होती है, सिर्फ हम जैसी बहुओं पर ही क्यों? ज्यादा मुंह मत चला और चल दफा हो जाए यहाँ से। अब तक तुम दोनों ने सबकी बहुत चुगलियां कर ली। फिर सानिका वहां से चली जाती है। और तू वंदना, तुझे मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूं, आइंदा से अगर तूने मेरी बुराई की और मुझे वह सुनने में आया तो मैं सच में तेरी जबान काट कर फेंक दूंगी, समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है सानिका से। और ये बात तो सच ही है ना कि आप कितनी निर्दयी हो। अरे आप अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए ना। मुझे उल्टा जवाब मत दे, वरना मैं फिर तुझे खाना ही नहीं दूंगी, वो भी सीधे अगले 5 दिनों के लिए। वंदना सास के चिल्लाने से चुप हो जाती है और कोकिला अब सानिका ने कही हुई सारी बातें पूरे मोहल्ले में जाकर बताती है। क्या? हाँ मंजू बहन, अरे वो कोकिला बता रही थी कि तुम्हारी बहू सानिका कोकिला की बहू वंदना के पास जाकर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के बारे में गलत बातें कर रही थी। हाँ हाँ, वो तो ये भी बता रही थी कि लावण्या कुछ भी काम नहीं करती, वो और उसका पति दोनों तो बस मुफ्त में रहते हैं, और मेरी सास तो एकदम बुज़दिल है और उसे तो अपने बेटे की कुछ भी नहीं पड़ी। ये सब कहा उसने वंदना से। हे भगवान, अरे माँ, ये हमें क्या सुनने मिल रहा है? उन औरतों की बातें सुनकर मंजू और लावण्या काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं और घर जाकर वो दोनों सानिका को खूब सुनाते हैं। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमें सब पता चल चुका है सानिका कि कैसे तुमने उस वंदना के पास जाकर मेरी और माँ की बुराई की है। हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ इस बात से। मैं गई थी वहां पर, लेकिन मैं अपनी सहेली को बस अपना दुख बांट रही थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है? सच में? अरे निकम्मी लड़की, तूने मुझे बुज़दिल कहा है। मेरी बेटी और दामाद जी के बारे में बकवास बातें कर रही थी तू। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? दम है तो हमारे सामने बोलकर दिखाना। आपसे बोलकर क्या ही फायदा होगा माँ जी, आपकी आंखों पर बस अपनी बेटी और दामाद के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है। अरे दिन रात दीदी बस ऐश ही करती है और मैं नौकरानी की तरह काम पे काम करती हूँ। अरे इनसे तो अपनी बेटी का भी काम नहीं होता। और रही बात नंदोई जी की, तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। और ये बात सरासर गलत है माँ जी। देख बहू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। ये तेरा ससुराल है और मेरी बेटी का मायका है, इसलिए तुझे तो काम करना ही पड़ेगा। और तू होती कौन है मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने वाली? और रही बात मेरे पति के पैसे देने या ना देने की, अरे आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा मत कहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर तुझे कल से घर के बाहर निकलना है तो केवल काम के लिए जाएगी, वरना जगह जगह जाकर हमारी पंचायत करती रहेगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। आज तो तुझे मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं बख्शूंगी तुझे। उतने में वहां पर अभिनव आता है। अरे बस कीजिए आप दोनों, क्यों इस बेचारी को इतना डांटते जा रहे हो? आखिर किया क्या है इसने? बस अपनी सहेली को जाकर अपना दुख ही बताया है ना। और मोहल्ले में ढिंडोरा तो कोकिला काकी ने पीटा है, तो आप उनसे जाकर बात कीजिए। चुप बैठ अभिनव, ज्यादा जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए दीदी,
लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सानिका ने कुछ गलत किया है। अरे जो कुछ भी उसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। खैर, मुझे इस घर में किसी से कोई बात नहीं करनी। इसकी तबीयत तो सुबह से ही नरम गरम सी है, इसीलिए आप दोनों चुप हो जाइए। चलो सानिका। फिर अभिनव सानिका को कमरे में लेकर जाता है। देखा ना माँ, इस सानिका ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर इसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं कल से काम कर दिया करूंगी। आधे घंटे से ज्यादा खड़े रहने से मेरी कमर में दर्द होना शुरू होता है, लेकिन फिर भी मैं सारे काम करूंगी, वरना इसकी बातें कौन सुनने वाला है। बस जलील करते हैं ये दोनों। और मैं विक्रम से भी कह दूंगी कि वो घर में पैसे दिया करे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये हमें खाना भी नहीं देगी। चुप बैठ लावण्या। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरी माँ है ना यहाँ पर, और मेरे होते हुए उस सानिका की ये मजाल कि वो तुझे खाना ना दे और तुझसे काम करवाए। देख बेटा, ये घर तेरा है और तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ। अरे मैं हूं ना, तो तू फिक्र मत कर। और हाँ, दामाद जी को इस बारे में कुछ भी मत बोलना, खामखा उन्हें बुरा लगेगा। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस तीनों खुश रहो, और इस घर की मालकिन मैं हूं, वो सानिका नहीं। ठीक है माँ। वही दूसरी तरफ सानिका अकेले में बैठकर खूब रोती है। फिर अगले दिन, मुझे माफ कर दे सानिका, मेरी सास के कारण तुम्हारे घर पर इतने झगड़े हुए। तुम्हारी आवाज कल मेरे घर तक आ रही थी। अरे नहीं वंदना, ये तो कैसी बातें कर रही है। ये सब कोकिला काकी की वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। और आइंदा से ऐसे मुझसे माफी वगैरह बिल्कुल मत मांगना, समझी कि नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुझे तेरी सास और ननद ने ज्यादा डांटा तो नहीं ना? क्योंकि कल तेरे जाने के बाद मुझे तो मेरी सास ने बहुत सुनाया। मुझे भी इन लोगों ने बहुत सुनाया, लेकिन बाद में अभिनव आया और उसने उन दोनों को चुप कराया। जाने दे, इतना इन सब के बारे में मत सोच। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, और वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारो। अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही। वही मंजू भी भानुमति को फोन करके खूब सुनाती है। क्या? अरे आप क्या कह रही हो समधन जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे आपकी बेटी जब से इस घर में आई है तब से कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आप ही बताइए, आप अपनी घर आई बेटी से काम करवाएंगे क्या? दामाद जी से पैसे लेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर आपकी बेटी ये सब कैसे बोल सकती है हमसे? अरे इतना सब होने के बाद भी बेचारी मेरी बेटी लावण्या चुप है। सोचिए, उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी बेटी से। बहुत उम्मीदें रखी थी मैंने उससे, लेकिन एक भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। और तो और उसने मेरे बेटे को भी पट्टी पढ़ाकर हमारे खिलाफ कर दिया है। अरे जो बेटा इतने दिनों तक चुप था, अब वो भी हमसे लड़ाई झगड़े करने लगा है। जरा समझाइए अपनी बेटी को, शायद आपके कहने से वो समझ जाए। जी समधन जी, मैं उससे आज ही समझाती हूँ, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर क्या पता क्यों ऐसे हो गई। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मेरे समझाने से वो समझ जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है। चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाकी के भी काम है। इतना कहकर मंजू कॉल कट कर देती है और भानुमति बहुत चिंतित हो जाती है। लेकिन कमलेश और मालिनी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे माँ जी, आपके फोन का आवाज इतना तेज है कि हमें भी सब कुछ सुनाई दिया। मैंने तो सानिका से पहले ही कहा था कि ससुराल वाले बस अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। देखा, अब वही हुआ ना। बहुत उड़ रही थी वो, लेकिन अब उसकी अक्ल बराबर ठिकाने आ गई होगी। चुप हो जा बहू। अरे तेरी मनहूस काली जबान के कारण ही हुआ है ये सब।
शादी के पहले ही तूने टोक लगा दी। कमलेश जी, मैं सानिका को समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही रहा तो उसकी शादी टूट सकती है। अरे ससुराल में अच्छे से रहेगी, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएगी, वरना सास ननंद और नंदोई का दिल दुखाकर उसे बहुत पाप लगेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भानुमति? उसे समझाने की जगह उसकी पहले बात तो सुनकर लो। हमारी बेटी हमेशा सही का साथ देती है, इसीलिए वो खामोखा किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अब तो चुप ही रहिए जी। अगर हम उसकी बात सुनने जाएंगे तो झगड़ा सुलझाने की जगह और बढ़ जाएगा। भानुमति अब सानिका को कॉल करके उसे अच्छे से समझाती है, लेकिन तभी सानिका को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या माँ, आप भी, आपको तो इधर आकर उन लोगों को डांटना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलत है, मैं नहीं। लेकिन आप तो ये कह रही हो कि मैं ही चुप रहकर सब कुछ सह लूं और तभी मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाऊंगी। वाह, क्या सोच है आपकी। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने बेटा? तुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता और रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं बेटा। देखना, कुछ ही दिनों बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस कुछ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। नहीं माँ, ये सब मुझसे नहीं होने वाला, और आपके कहने से मैं दबाव में नहीं रहने वाली। पर बेटा। बस माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सानिका कॉल कट कर देती है। फिर 2 दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी और दीदी, आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता। लेकिन ये क्या, बस इतना सा नाश्ता? कल से थोड़ा ज्यादा बनाया कर और अलग अलग प्रकार का नाश्ता दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिर सानिका भी वहीं बैठ जाती है और मंजू और लावण्या के साथ टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी इसे कह दो माँ कि ये यहाँ से उठकर चली जाए, वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे नहीं बेटी, तू क्यों जाएगी अपने कमरे में? जा बहू, तू अपने कमरे में चली जा और तुझे जो देखना है अपने फोन में देख ले। अरे दीदी को अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो खाना भी मेरे हाथ का क्यों खा रही है? खुद ही बनाकर खा लेना। चुप कर बहू, ज्यादा जबान मत चला। इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा, वरना निकल जा यहाँ से। सानिका को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर फिर से रोने लगती है। तभी वहां पर अभिनव आता है और वो उसे शांत करने लगता है। तो मैं क्या करूं अभिनव? अरे तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ और मुझे ही इनके नखरे झेलने पड़ते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें अगर मैं कुछ कहने जाऊं तो तुम कहते हो कि जाने दो। माँ से कहूँ तो माँ मुझे ही चुप कराती है और सब कुछ सहने के लिए कहती है, और सहेली से कहने जाओ तो बीच में उसकी सास आ जाती है। पता नहीं मैं क्या करूं अभिनव, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। ओफो सानिका, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन मैं हूं ना, और मेरा साथ होते हुए तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? और तुम इन लोगों से इतना लेना देना क्यों रख रही हो? इन लोगों से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अभिनव के समझाने पर सानिका शांत हो जाती है। फिर एक दिन, ये क्या है अभिनव, तू जरा बेवकूफ है क्या? अरे बस 10,000 में घर का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे माँ, हर महीने मैं आपको सारे पैसे देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, इसीलिए मैं आपको इस बार केवल 10,000 रुपये ही दे रहा हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बाकी के बिल्स तो मैं ही भरता हूँ ना, और एक महीने के घर खर्चे के लिए 10,000 भी बहुत है। नहीं अभिनव, इतने में कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। माँ जी, वो मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे, थोड़ा अर्जेंट काम था, क्या आप मुझे अभी दे सकती हो? सच में काम बहुत अर्जेंट है, इसीलिए मांग रहा हूँ। अरे क्यों नहीं दामाद जी, ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर विक्रम पैसे लेकर वहां से चला जाता है और ये देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है।
ये सब क्या था माँ? अभी अभी तो आप ये कह रही थी कि 10,000 में भी घर खर्च नहीं निकलेगा, और जीजा जी के मांगने से आपने उन 10,000 में से 5,000 उन्हें तुरंत निकाल कर दे दिए। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तेरे सामने ही कहा था ना कि उन्हें किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे में मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी? लेकिन अब तो आपके पास केवल 5,000 रुपए ही है, तो अब घर खर्च कैसे चलेगा? बेटा अगर पैसे कम दे तो वो बेवकूफ है, और दामाद चाहे कुछ भी करे वो एकदम सही है, जैसे कि वो दामाद नहीं देवता बन गया हो। हाँ, तो हमारे यहाँ पर दामाद को भगवान की तरह ही पूछते हैं। उनका दिल दुखाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम सब उनका मान सम्मान करते हैं, और तुझे भी करना चाहिए। ये सारी बातें आप मुझे मत बताओ माँ। अरे आपको तो 24 घंटे आपका दामाद ही दिखाई देता है, बेटा तो कहीं है ही नहीं ना आपकी जिंदगी में। तभी वहां पर लावण्या भी आती है। अभिनव, अब तू फिर से शुरू मत हो जा। दीदी, ये मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप शुरू मत हो जाइए। अरे आपने और जीजू ने तो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी है। बस अभिनव, अब अगर एक शब्द भी और तूने बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शांत हो जाइए माँ, इतना भड़कने और खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे सब पता चल चुका है कि आपके मन में मेरे और सानिका के लिए क्या दर्जा है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब इसी वक्त मैं और सानिका इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चलो सानिका। क्या? फिर अभिनव और सानिका दोनों अपना सामान बांधने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर लावण्या परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर ये चला गया तो घर खर्च कैसे निकलेगा? नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। रुक जा अभिनव, अरे इतनी सी बात के लिए तू घर छोड़कर क्यों जा रहा है? और क्या हो गया है तुझे? क्यों हर वक्त लड़ता झगड़ता है तू? जाने दे लावण्या, इसे मत रोक। वैसे भी मुझसे ये रोज रोज के झगड़े सहन नहीं होते। आजकल ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। अरे इसे क्या लगता है कि इसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता क्या? मंजू के कहने पर लावण्या चुप हो जाती है और सानिका और अभिनव घर छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।